नमस्कार साथियों। कल हमने ईंटें, मनके तथा अस्थियां चैप्टर के 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जो है हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो मैं आपको बताऊंगी। पहला बिंदु यह है कि मोहनजोदड़ो इसका सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। जब प्रसिद्ध की बात आ जाए तो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले खोजा गया अगर पूछा जाए तो हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो है। अब सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि बस्ती कितने भागों में विभाजित थी। तो बस्ती यहाँ की 2 भागों में विभाजित थी। जो ऊंचाई पर बनी हुई थी वह छोटी बस्ती थी, और जो नीचे थी और कहीं अधिक बड़ी थी वह दूसरी बस्ती हो जाती है। नेक्स्ट देखिए आप, ये हमें यहाँ पे मैप दिया हुआ बस्तियों का। ये दुर्ग है जो छोटा है लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ है, और जो निचला शहर है जिसे हम दूसरा भाग कहते हैं सभ्यता का, इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया गया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिससे अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। दुर्ग को दीवार से घेरने का मतलब है कि उसे निचले शहर से अलग कर दिया गया था, यानी कि दुर्ग के अंदर हो सकता है कि ऊंची जातियों के लोग रहते हो और निचले शहर में सामान्य लोग रहते हो। हड़प्पा की दुर्दशा इधर देखिए आप। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे पहले ईंटें चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। सन 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिलता है हमें कि भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। फिर देखिए आप, लगभग 100 मील यानी कि 100 मील लंबी लाहौर और मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने ऐसा लिखा है यहाँ की ईंटों के बारे में। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। यानी मोहनजोदड़ो बेटर है, लेकिन फर्स्ट जो है वो हड़प्पा ही था। इसमें और जो मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट वो देख लीजिए आप, यहाँ के ईंटों के अनुपात, ये भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। एक निश्चित अनुपात की होती थी ईंटें, ये देखिए निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमश 4 गुनी और 2 गुनी होती थी, जिसे हम 4:2:1 लिख सकते हैं। इस अनुपात की हमें ईंटें मिलती है। नालों का निर्माण, ये भी एक यहाँ की विशेषता है। यहाँ की नालियाँ देखिए कितनी बड़ी और विशाल है। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में एक इनकी जल निकास प्रणाली थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हमें सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया हुआ पाया जाता है। यहाँ की जो जल निकास प्रणाली की विशेषता है वो ग्रिड पद्धति है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर उनके अलग अलग आवासों का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का नाली से सटा होना आवश्यक था। ये तो हो गई थ्योरी की बात। इनमें से हमने कुछ फैक्ट पढ़ लिए, जैसे कि जल निकास प्रणाली ग्रिड पद्धति में बनी होती थी। दुर्ग, हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा बड़ा लेकिन पूर्वी। ये भी ध्यान रखिए, इनकी दिशाओं पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आजकल जिस तरह से परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है, डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से हमें इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो दुर्ग है वो छोटा पश्चिमी, मैप में भी देखा आपने वेस्ट में था, और जो निचला भाग है वो पूर्वी, बड़ा लेकिन पूर्वी। इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धोलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। हड़प्पा की सभी बस्तियां लगभग दुर्ग ही किलेबंद थे। निचले शहर उनसे अलग किए जाते थे, लेकिन 2 स्थानों के नाम आप याद रखेंगे, धोलावीरा और लोथल ऐसे स्थल हैं जहां पर पूरी बस्तियां किलेबंद थी। यानी उन्हें दुर्ग से अलग नहीं, बल्कि दुर्ग और निचले शहर समेत पूरी बस्ती को किलेबंद किया गया था।
शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बना गया था। अब गृह स्थापत्य देख लीजिए आप इनका। गृह स्थापत्य एक आंगन जो केंद्र में होता था, उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ये देख लीजिए इम्पोर्टेंट। एक आंगन केंद्र पे था, चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ रोचक पहलू, लोगों द्वारा अपनी एकांतता को महत्व दिया जाता था। लोग प्राइवेसी को बहुत महत्व देते थे। यहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती थी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी तक तो क्वेश्चन ऐसा बना नहीं है, लेकिन बन सकता है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना एक स्नानघर होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। छत पर जाने हेतु सीढ़ियाँ भी होती थी, इसके भी अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे, जो अधिकांश ऐसे बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। कुएं जो है मेन गेट से जुड़े हुए होते थे। मोहनजोदड़ो में कुओं की लगभग कुल 700 संख्या मिली है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कितनी संख्या मिली है, तो 700 संख्या मिली है। इधर देख लीजिए। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई करने के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिकाओं का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियाँ पहले खोदी या मलकुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियाँ भी बनाई गई थी। कुल मिला के मैके यह कहते हैं कि ये बहुत ही अनूठी प्रणाली थी। रेत के छोटे छोटे ढेर निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिलते थे, जो ये दर्शाते हैं कि नालियों की सफाई भी होती थी और कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। ये देखिए, एक घर का मैप भी यहाँ पे हमें नक्शा दिया हुआ है, जिसमें आपको कमरे दिख जाएंगे। और ये जो मुख्य द्वार यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इनका मेन गेट हो जाता है और ये इनका आंगन हो जाता है, जो इनकी प्राइवेसी को दर्शाता है कि यहाँ से कोई भी सीधा अंदर नहीं जा सकता था, कोई खिड़की नहीं होती थी। और यहाँ पे कुआं बना होता था, जो अंदर से भी आया जा सके और बाहर से भी आया जा सके, और आने जाने वाले बाहर से पानी पी सके और अंदर की तरफ नहीं झाँक सके। अब दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे हम। दुर्ग के अंदर हमें एक तो मालगोदाम जैसी विशिष्ट संरचना मिली है। मालगोदाम विशाल संरचना है और केवल निचले हिस्से शेष है इनके, बाकी सब नष्ट हो गए हैं। ये लकड़ी के बने हुए होंगे, इसीलिए नष्ट हो गए, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इन्हीं में विशाल स्नानागार भी शामिल है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। आंगन में विशाल स्नानागार बना हुआ है दुर्ग के आंगन में, और इसके चारों ओर एक गलियारा बना हुआ है, जो जलाशय तक तल के जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। और क्या खास बात है इसके अंदर, 3 और कक्ष बने हुए हैं। इसके स्नानागार के 3 और कक्ष बने हुए हैं। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार और बनाए गए थे। यानी उत्तर के अंदर, उत्तर दिशा में 8 छोटे छोटे स्नानागार और बनाए गए थे। इस संरचना का अनोखापन दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने का इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि दुर्ग जो है, इसका प्रयोग विशिष्ट अवसरों पर किया जाता था, कोई सामूहिक स्नान या सामूहिक आयोजन वगैरह पे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दुर्ग के अंदर जो खास चीज़ें हमें मिली है, एक तो ये मालगोदाम, और दूसरा हमें जो मिला है वो है विशाल स्नानागार।
अब देखिए समाधानों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, कैसे इनका अंतिम संस्कार करते थे, साथ में क्या क्या चीज़ें रखी जाती थी, इन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं तो होती ही है। सामान्यतः लोग कई विधियों का भी प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में समाधान एक है। ये मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा के समकालीन से परिचित हैं, इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति भी दफनाई जाती थी। राजकीय जो समाधान है, यानी जो कुछ खास लोगों के हैं, उनके अंदर संपत्ति भी दफनाई जाती थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। ये यहाँ की खासियत। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न भी होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधता समाज की भिन्नताओं की ओर संकेत करती है? ये कहना कठिन है। एक तांबे का दर्पण, सॉरी एक मिनट, PDF आगे चली गई है गलती से। वापस आ जाते हैं हम जहाँ पे थे। अभी तो टॉपिक बहुत बड़ा है दोस्तों, देखते हैं कितने पार्ट्स में पूरा होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फैक्ट एक भी ना छूटे। ये देखिए, एक तांबे का दर्पण जो हमें समाधानों से मिला है। कुछ कब्रों में मृतभांड तथा आभूषण भी मिले हैं, जो संभवतः ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत भी प्रयोग किया जाता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधान से ही आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल जाता है हमें। एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का रत्न, जैस्पर के मन के सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबों के दर्पणों के साथ दफनाया जाता था। ये जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, तांबे का दर्पण, जैस्पर के मनके हो गए, शंख के छल्ले हो गए और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके। कुल मिलाकर इससे ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। ये नॉर्मल चीज़ें ही दफनाते थे जो किसी इंसान के डेली जो लाइफ है, नियमित जीवन में काम आती थी, वही चीज़ें। ये देखिए, फयोंस से बना एक पात्र हमें यहाँ पे दिखाई देता है। फयोंस ये जो है, इसमें एक ही चीज़ फैक्ट है, घिसी हुई रेत या बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बना गया पदार्थ, इसे फयोंस कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखनी है। इससे बनते क्या क्या है ये भी देख लीजिए आप। इससे जो है रोज़मर्रा की वस्तुएं भी बनाई जाती है, जैसे चक्कियाँ, मृदबान, सुइयाँ, झावा आदि हो गए। ये बस्तियों में सभी जगह पे मिलती है और ये हमें ज़रा कीमती मालूम होती है, कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना थोड़ा कठिन होता था। मेन जो बात है, ये किससे मिलकर बनी होती है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। या फिर आपको तीनों चीज़ों के नाम दे देंगे कि इनसे मिलकर बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, तो फयोंस कहते हैं, या फिर फयोंस किन चीज़ों से बना होता है। ये इसका एक मेन पॉइंट हो गया। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियाँ, जो फयोंस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं। अब हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या विलास की वस्तुओं के रूप में कैसे करेंगे? ये पुरातत्वविदों के लिए बहुत ही कठिन घड़ी होती है जब वस्तुओं को वर्गीकरण करना कठिन हो जाता है। संचय शब्द, संचय तो हम जानते ही हैं, शब्द किसी चीज़ को संग्रह करके या संभाल कर रखी गई वस्तुओं के लिए किया जाता है। सावधानी पूर्वक अधिकांश पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयोग किया था। ये संचय आभूषणों के हो सकते हैं, धातुओं के भी हो सकते हैं। ऐसे संचय जब पुरातत्वविदों को मिलते हैं तो हमें बहुत सारे सभ्यताओं से जुड़ी कहानियाँ मिलती है। नेक्स्ट देखिए, हम ऐसी पुरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करेंगे जो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं वह सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है।
और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती है, यानी फेयोंस जैसी जो दुर्लभ चीज़ें हैं ये बड़ी बस्तियों में ही हमें मिली है। उदाहरण के लिए फेयोंस से बने लघु पात्र सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। अब ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि फेयोंस किससे बना है, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया। जिस तरह से नया पैटर्न आ रहा है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि फेयोंस के जो पात्र हैं वो अधिकांश किस में प्रयुक्त होते थे और कहाँ से मिले। अधिकांश मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। कालीबंगन से तो बिल्कुल नहीं मिले हैं, क्योंकि कालीबंगन को हम एक गरीब बस्ती मानते हैं। इसमें सुगंधित द्रव्यों को रखा जाता था, सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में ये प्रयुक्त होते थे। ये मेन फैक्ट हो गया। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। फेयोंस के साथ साथ सोना भी एक दुर्लभ धातु मानी जाती थी। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से हमें प्राप्त हुए, यानी कि किसी घड़ों में संभाल के रखे गए हमें मिले हैं, यानी उन्हें कीमती माना जाता था। नेक्स्ट 5th पॉइंट देखिए, हमने 3rd और 4th पढ़ लिया है। अब हम 5th पॉइंट पे आ जाते हैं। कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो चैप्टर है ये पूरा हो जाए। काफ़ी बड़ा है, लगभग 25 पेजेस का हमारा जो चैप्टर है। हमने 10 कंप्लीट कर लिए हैं, अभी भी 15 बाकी हैं। कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्द इसको कंप्लीट करें। ये देखिए 4th हमारा हो गया है। 5th पॉइंट। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अगले वीडियो में कवर करें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।